हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आप सभी का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी इंग्लिश की क्लास लगवाऊंगी, तो बच्चों आज आपके समक्ष इंग्लिश के टीचर, बेहद एक्सपीरियंस टीचर, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में इंग्लिश के टीचर सेलेक्टेड, ठीक है, उन टीचर को आपके समक्ष बुलाया गया है आपको पढ़ाने के लिए। जैसा कि आपको पता है, एचटेट में 15 नंबर की इंग्लिश आएगी और सीईटी में भी इंग्लिश 15 नंबर की आनी है। हर एक नंबर बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसे अदर सब्जेक्ट का है बच्चों वैसे ही इंग्लिश का है। तो बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम इंग्लिश की क्लास लगवाओ, इंग्लिश की क्लास। तो आखिर आज वो दिन आ गया है, आज आप इंग्लिश की क्लास लगाओ। बेहद एक्सपीरियंस टीचर के साथ बेहद इंपॉर्टेंट क्लास, आज हर बच्चे को क्लास देखनी है अपनी, ठीक है, और पूरी क्लास देखनी है जितना सर पढ़ाएंगे, क्योंकि सर एक वही हर टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रही है बात समझ? चलो बच्चों, सभी पढ़ो आराम से। और फिर आप अच्छा क्लास अपनी पूरी पसंद आए तो बाद में लाइक कर देना, चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे हम आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट जितने भी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हैं वो आपको करवाते रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी क्लासेस चल रही हैं, तो इनका पूरा एंजॉय करो और साथ में मेहनत के साथ सफल होने के लिए पढ़ते रहो, ठीक है बच्चों। चलो सर अब पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश, बहुत ही कम टाइम वेस्ट करते हुए सर आपको बिल्कुल वो चीजें पढ़ाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर है, आज की क्लास लेने के बाद कोशिश ये है बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे और इंग्लिश में समस्या नहीं आएगी, ठीक है। चलो सर पढ़ाओ आप। चलो बच्चों, थैंक यू। सभी को गुड मॉर्निंग। हेलो, सभी अच्छे होंगे। मैम का यहाँ पर जो है ना थैंक यू कहूँगा मैं। बहुत ब्रीफ में उन्होंने मेरे बारे में बताया और उन्होंने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बता दिया। फिर भी बच्चों, हम क्लास की स्टार्टिंग करते हैं और बीच में कुछ चीज़ें होंगी अपने करियर से संबंधित, एक्सपीरियंस से संबंधित, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी हम सीधा अपनी आज के गोल पे फोकस करते हैं कि किसी भी तरीके से जो एक इंग्लिश से संबंधित अपनी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो क्वेरीज रहती हैं, उनको हम बेसिक टू मॉडरेट तरीके से पढ़ाते हुए उनको और सीखते हुए साथ में उनको दूर कर सकें। तो आइए आप सभी, तो आपका स्वागत है क्लास में, आज की क्लास में। इंग्लिश ग्रामर। लैंग्वेज इज ए मीडियम टू एक्सप्रेस थिंग्स। भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है? चीजों को सुनने का और चीजों को बताने का एक मीडियम है। और जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम सबसे पहले फॉर स्किल्स ऑफ लैंग्वेज LSRU LSRW की बात करते हैं सबसे पहले। L मीन्स लिसनिंग, L मीन लिसनिंग। सेकेंड S फॉर स्पीकिंग। थर्ड R फॉर रीडिंग। फोर W फॉर राइटिंग। ये 4 स्किल्स हैं। न केवल इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, बल्कि वर्ल्ड की हर लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए और उसके अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस किस तरीके से? एग्जाम में हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं अपना क्वेश्चन का आंसर्स दे करके। वहाँ पे स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं और उसके बाद में जो 4 ऑप्शंस हमारे सामने, वैसा एक बोलने पर बात आ जाए तो उसमें क्या है, स्पीकिंग। और फिर राइटिंग, यानी कि कंटेंट लिखना, पैराग्राफ लिखना, ब्लॉग लिखना, लेटर लिखना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और इन सभी, यानी कि स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन सब का बेस क्या है? इन सब का बेस आपने गौर किया होगा और आपने अनुभव भी किया होगा। इन सब का बेस है लिसनिंग। कि सबसे पहले हम किसी भाषा को, लैंग्वेज को सुनना शुरू करते हैं। तो अभी क्या करना है? सुनना है। और उसके बाद क्या करना है?
एक्वायर करना है चीज़ों को, फिर अंडरस्टैंड करना है, और फिर लास्ट में जाकर के इम्प्लीमेंट करना है। कहाँ पर? पहले प्रैक्टिस में और फिर सीधा पेपर में। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि गुड स्टार्ट इज हाफ डन, कि अगर शुरुआत अच्छी हो जाती है तो आधा काम वैसे ही पूरा हो जाता है। इसलिए शुरुआत अच्छी करनी है, और इस शुरुआत की रोजगार विद पूनम मैम चैनल में हम सभी जो टीम है आपको इसकी अच्छी अच्छी विशेष देते हैं इस शुरुआत की। तो आते हैं टॉपिक पे। जैसे बात करी जाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, फर्स्ट एंड प्राइमरी जो एक स्टार्टिंग है और एक जो टॉपिक है बताया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक पूरी तरह से व्याकरण का ये एक बैग है। इससे अलग हम ग्रामर की जो है, इंग्लिश ग्रामर की या किसी भी ग्रामर की हम कल्पना नहीं कर सकते। सारी की सारी चीज़ें, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं नाउन को। नाउन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। थर्ड नंबर पे हम सीक्वेंस में चलेंगे। हम थर्ड नंबर पे जो है वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। फोर्थ पोजीशन पे एडजेक्टिव, विशेषण जिसको कह दिया जाता है। फिफ्थ पोजीशन पे एडवर्ब। सिक्स्थ पोजीशन फिर आ जाती है आपकी प्रेपोजिशन। सेवंथ पोजीशन आ जाती है कंजंक्शन, और एट्थ पोजीशन आ जाती है इंटरजेक्शन, और एक नाइन्थ पोजीशन भी होती है जिसको हम डिटर्मिनस बोलते हैं। तो फिर हम क्लास को ब्रीफ में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक जो डिस्कस करते हैं वह नाउन। डेफिनेशन की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं, वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो हम जानते हैं, उन सभी का अपना नाम है। हर चीज़ एक नाम से स्टार्ट होती है। जैसे टीचर नाम है कोई, एंजेलिना, रिचर्ड, पेरिस। ये आपकी जैसे इंग्लिश क्लास चल रही है तो क्लास, बंच, कोई गुच्छा है, जैसे आप अभी बैठ करके अंगूर खा रहे होंगे, ग्रेप्स खा रहे होंगे तो बंच। स्टोन, कैट, ह्यूमैनिटी, ये सारी की सारी नाउन्स हैं। अब जो ये नाउन्स हैं, जैसे सबसे पहले टीचर एक किसी क्लास को डिनोट करता है, स्पेसिफिक क्लास के बारे में बताता है। टीचर हर सब्जेक्ट के अलग अलग हो सकते हैं, साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, जीके, तो एक पूरी क्लास को बताता है। एंजेलिना एक प्रॉपर नेम है, किसी का प्रॉपर नेम है, तो ये भी नाउन है। रिचर्ड प्रॉपर नेम है। पेरिस नेम ऑफ ए प्लेस। क्लास नेम ऑफ ए ग्रुप। बंच ने ऑल्सो नेम ऑफ ए ग्रुप का नाम है। जैसे उसी तरह से हर्ड ऑफ कैटल, प्राइड ऑफ लोयंस, बंच ऑफ कीज, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, उसी तरीके से। फिर स्टोन मैटर है। कैट यह भी एक कॉमन है। ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता, इंसानियत, यह भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अभी इनको मैंने इंक्लूड करके सभी को, इनका अब क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन के जरिए हम चीजों को समझेंगे। क्या होता है कि एग्जाम का जो ट्रेंड है आजकल का, वो सीधी डेफिनेशंस, सीधे एग्जाम्पल्स आपसे कोई नहीं पूछेगा, उनको मॉडरेट तरीके से सामने लाया जाता है। सपोज करो कि क्वेश्चंस यहां पर दे दिया जाता है।
blank space of grapes. There are 4 options like hard, like dozen, like class, and D option is bunch. तो इसमें से अच्छे से अंडरस्टैंड करके चीज़ों को हमने वो ऑप्शन निकालना होता है और उसका हमने राइट क्लिक करना उसके ऊपर होता है। खालिस्तान ऑफ ग्रेप्स यानी कि इसके अंदर जो है हर्ड कैटल से रिलेटेड होता है। डजन जो है वह हमारी यूनिट है, जैसे हम फ्रूट्स को या फिर कोई और हमारे पास चीज़ें हैं उनको। क्लास जो है एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में है। बंच एक जो है ना गुच्छे को कहा जाता है, बंच ऑफ ग्रेप्स। क्वेश्चन अलग तरीके से भी आ सकता है। क्वेश्चंस के अंदर आपको खालिस्तान ऑफ लोयंस, खालिस्तान दे करके फिर किसी और ऑब्जेक्ट्स का नाम दे दिया जाता है, खालिस्तान ऑफ प्लेयर्स, और फिर 4 ऑप्शंस में से वो आपको टिक करना होता है। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन की अभी हम बात करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन। क्लास के अंदर आपको कुछ अलग चीजें मिलेंगी जिसको ट्रेंड में नहीं पढ़ाया जाता है, उससे अलग भी चीजें आपको मिलेंगी जो अपने पढ़ते हुए आप अपने एक्सपीरियंस से पाओगे कि हाँ ये चीज मेरे लिए एग्जाम में बेनिफिशियल हो सकती है, मुझे लाभ दे सकती है। तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर वर्ड से ही हमें पता चलता है किसी प्रॉपर प्लेस, किसी प्रॉपर पर्सन, किसी प्रॉपर थिंग, किसी प्रॉपर आइडिया का जब नाम होता है जो पूरी की पूरी यूनिवर्स में, पूरी की पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे अलग होता है, तो वो आपका नाम हो सकता है महेश। किसी प्लेस का नाम हो सकता है जैसे अगरतला। किसी न्यूज़पेपर का नाम हो सकता है, और किसी पर्टिकुलर पीक का नाम हो सकता है। तो ये सभी चीजें प्रॉपर नाउन के अंदर इंक्लूड करी जाती है। सेकंड जो है टाइप्स ऑफ नाउन के अंदर कॉमन नाउन। डियर स्टूडेंट, ये चीजें हम सभी अपनी 6th स्टैंडर्ड, 5th, 4th स्टैंडर्ड से हम सभी पढ़ते आ रहे हैं, और इसके अंदर जो दूसरी चीज़ों से अलग क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। कई बार हम गलती क्या करते हैं एग्जाम के अंदर कि 2 चीज़ों को एक समान मान बैठते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का केस होता है, जैसे कि कॉमन नाउन का केस होता है। हम एक दूसरे में अंतर नहीं कर पाते, तभी अलग अलग तरीके से इनको डिफाइन किया जा रहा है। तो कॉमन नाउन के अंदर ऐसी चीज़ें जो सबके अंदर कॉमन है, जैसे हम बात कर सकते हैं यहां पर मैन, बॉय, माउंटेन, गोट, सिटी। ये सारी की सारी चीजें हैं। जैसे मैन है, यह डिस्क्राइब करती है एक पूरी की पूरी कास्ट को, पूरी की पूरी जाति को बताती है। बॉय, जैसे बॉय है, बॉय भी पूरा एक बॉय कास्ट को डिनोट करता है, इसलिए पर्टिकुलरली इसको कॉमन नाउन। माउंटेन यानी कि देयर आर सो मेनी माउंटेन इन आवर वर्ल्ड, हिमालय माउंटेन जो है ना, विंध्याचल, किलिमंजारो, डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन। तो ये पूरी की पूरी एक कॉमन नाउन यानी कि पूरी जाति का बोध कराती है। गोट, गोट इट्स एनिमल। सिटी, सिटी देयर आर डिफरेंट सिटीज, लेकिन जब कॉमन पे बात आ जाती है तो हम सिटी को सिटी ही बोलते हैं। तो यह कॉमन नाउन है। आफ्टर दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट। अब कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम अपना इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उन चीजों को हम फील कर सकते हैं, उनको हम टच नहीं कर सकते। ऐसी चीजों को अभी एक नाउन के अंदर कैटेगरी बनाई गई है और उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल यूनिटी, फॉर एग्जाम्पल हेट, लव, अफेक्शन, फ्रेटर्निटी और भी स्वीटनेस, एंगर, हैप्पीनेस। अब ये जितने भी एग्जाम्पल यहां पर मैंने क्योट किए हैं, देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हम इनको फील कर सकते हैं, हम इनको एक्सप्रेस तो कर सकते हैं अपने चेहरे से, अपनी फीलिंग से, लेकिन हम इनको ये नहीं टच नहीं कर सकते, कह नहीं सकते कि दिस इज फीलिंग, इट इज यूनियन, इट इज यूनिटी, इट इज लव, इट इज हेट। ऐसा हम किसी चीज को टच करके नहीं बता सकते। तो यह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो फोर्थ इसका क्लासिफिकेशन है वह है मटीरियल, मटीरियल नाउन। पर्टिकुलर मैटर के बारे में, जितने भी मैटर हैं वर्ल्ड के अंदर, उन मैटर के बारे में मटेरियल नाउन हमें बताता है। मैटर लाइक स्टोन, गोल्ड, प्लेटिनम, सैंड, वाटर, एयर, इन सभी चीजों। कई बार पूछ लिया जाता है कि एयर, सैंड, मैग्नाइट, एल्यूमिनियम, व्हाट्स इज द केस ऑफ नाउन इन दिस वर्ड्स? तो these the words are example of material noun। अलग से क्लासिफिकेशन कर दिया उसका। जैसे लिख सकते हैं आयरन, गोल्ड, सिल्वर, तरह से लिख सकते हैं। और जो फिफ्थ पोजीशन है, फिफ्थ प्लेस पे जो नाउन है वह है अपनी बच जाती है। चलो उसको गैस करें। आप सभी अपने तैयारी के उसमें भी और आपने थ्योरी पढ़ी होगी। यहाँ पे चीज़ों को अब प्रैक्टिकल करने का टाइम है ना, चीज़ों को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। तो जो फिफ्थ, अपनी फिफ्थ एंड सोल नाउन अकेली एक ही बचती है, गैस करिए शाबाश। तो दैट इज कलेक्टिव नाउन। पूरे कलेक्शन को जो है बताती है, पूरे कलेक्शन के बारे में बताती है। जैसे आई हैव डिफरेंट पेन्स, मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, मार्कर हैं, तो उनका पूरे का पूरा मेरे साथ एक पास एक बंडल हो सकता है, एक बंच हो सकता है। मेरे पास बहुत सारी कीज हैं, चाबियां हैं, मेरे पास फ्रूट्स हैं, मेरे पास बुक्स हैं, मेरे पास कुछ चीज़ों का और बंडल हो सकता है। तो उनको हम कोलेक्टिवली अलग अलग ना बोल करके, जैसे क्लास के अंदर या टीम के अंदर, फुटबॉल टीम के अंदर 11 प्लेयर्स होते हैं, तो उनको हम अलग अलग प्लेयर्स के नाम न बोल करके टीम ऑफ फुटबॉल बोल सकते हैं। अलग अलग ग्रेप्स को काउंट न करके बंच ऑफ ग्रेप्स बोल सकते हैं। अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स को एक क्लास कह सकते हैं। तो ये सारी की सारी कलेक्टिव नाउन के उसके अंदर आ जाते हैं। अभी एक चीज और यहां मैं नोट करना चाहूंगा, जो मेनली एग्जाम का, हर एग्जाम का पार्ट होती है वो चीजें। जैसे कई बार हमें नाउन चेंज करने के लिए बोला जाता है, जैसे कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कई बार एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होते हैं हमारे विशेषण होते हैं। एडजेक्टिव है स्वीट आ गया, जैसे डार्क आ गया, स्वीट के साथ में स्वीट डिश, डार्क के साथ में डार्क रूम, जैसे लॉयल, लॉयल सोल्जर। देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स। तो स्वीट डिश,
अब स्वीट यानी कि मीठा, डिश आपका कोई भी खाने की चीज, व्यंजन। तो स्वीट से हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसको हम जब इसके नाउन बनाते हैं तो इसको नेस, नेस इसके साथ। अब नेस क्या है, तुमने सफिक्स प्रेफिक्स पढ़े होंगे, यानी कि उपसर्ग प्रत्यय, जिसको हम हिंदी में भी ग्रामर में व्याकरण में हम पढ़ते हैं। तो स्वीट प्लस नेस, ये इसके साथ सफिक्स लग गया, तो इससे फिर हम जो हमारे पास नया प्रोडक्ट होगा एज ए वर्ड वो होगा स्वीटनेस। तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव से नाउन बन जाती है। फिर उसके बाद है डार्क, जैसे डार्क, यहां पे हमने डार्क लिया, डार्क से डार्क एक एडजेक्टिव का काम किया, रूम को उसने क्वालिफाई किया है, तो डार्क नेस। लॉयल यानी कि लॉयल, लॉयल जो होता है वफादार होता है, लॉयल से हम यहां पर बता सकते हैं लॉयल्टी, लॉयल से लॉयल्टी। लॉयल प्लस ITY, आपका जो नया वर्ड बनता है जो कि एक नाउन बनेगा वह बन जाएगा लॉयल्टी। ईमानदारी, वफादारी। तो इस तरह से एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि लॉयल वर्ड, हमारे उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लॉयल वर्ड दिया और लॉयल से फिर उसने कहा कि भाई इससे जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओ, तो उसने सफिक्स भी दे दिए या फिर डिफरेंट वर्ड्स दे दिए, उसमें से हमने राइट आंसर पिक करके आगे बढ़ना है। तो जो नाउन का काम होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एक मेन रोल प्ले करता है, और यह भी हमें यहाँ पर एक अपने माइंड में पिक्चर क्लियर करनी होगी कि नाउन बेसिकली किन चीज़ों को, किन नामों को, किन वर्ड्स को नाउन का नाम दे दिया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, हम उस चीज को भी यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसे सी विजिट द ताजमहल, सी विजिट्स द ताजमहल। अभी इसमें अंडरलाइन कर दिया उन्होंने, ताजमहल को अंडरलाइन कर दिया, और आपकी जो स्टेटमेंट है फाइंड दी पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच इन अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड के अंदर आपने जो पार्ट ऑफ स्पीच बताना है और उसके अंदर ऑप्शंस आपके डिफरेंट डिफरेंट दे दिए, वर्ब दे दिया, जैसे सेकंड आपका जो है ना उन्होंने एडजेक्टिव दे दिया, एडजेक्टिव दे दिया, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर जो है ना नाउन दे दिया, और फोर्थ ऑप्शन जो है ना कंजक्शन या फिर एडवर्ब दे दिया। तो उसमें फिर आपको ताजमहल आप बता सकते हैं कि यह दिस इज द नेम ऑफ ए बिल्डिंग, सो इट्स नाउन। कई बार ताजमहल को अंडरलाइन ना करके वर्ब को अंडरलाइन कर दिया जाता है, या फिर वर्ब को अंडरलाइन ना करके फर्स्ट एज ए सब्जेक्ट अंडरलाइन कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके अंदर बताएं। इसको भी हम आगे आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर नाउन के जस्ट बाद प्रोनाउन टॉपिक यहां पर आता है। प्रोनाउन का जो रोल होता है वो नाउन की रिपीटिशन को कम करना उसका काम होता है, कि बार बार जब कोई वर्ड एक ही बार सेंटेंस में, पैराग्राफ में आता है तो प्रोनाउन उसकी रिपीटिशन को रोकता है। जैसे हम माय फ्रेंड के ऊपर कोई ऐसे लिखते हैं, या हम किसी बिल्डिंग के ऊपर कोई ऐसे लिखते हैं, या फिर हम अपने नेशनल लीडर के ऊपर ऐसे लिखते हैं, तो बार बार उसका नाम ना लेकर के हम प्रोनाउन के जरिए हम क्या करते हैं, उसकी रिपीटिशन को रोकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोनाउन।
प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन की रिपीटिशन को रोकना। और इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स में आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, साथ साथ समझ भी सकते हैं और चीज़ों को जहाँ पर जरूरी लगे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि यह एक स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसके बाद अलग अलग टॉपिक्स जो हमारे हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, अलग अलग उनके टॉपिक्स आपके जो एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरीके से पर्सनल प्रोनाउन। फिर आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और आफ्टर दैट थर्ड पोजीशन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटेरोगेटिव। फिर रिफ्लेक्सिव, यानी कि जहां पर रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्सिव। फॉर एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ डू दिस वर्क, सी हरसेल्फ टेक पार्ट इन पेंटिंग कंपटीशन, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिफ्थ पोजीशन पे एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसके अंदर भी जोर दिया जाता है किसी चीज के ऊपर। तो इस तरीके से अपने ये टाइप्स हो जाते हैं प्रोनाउन की। देयर आर मेनी मोर। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ब। वर्ब, डूइंग वर्ड। वर्ब को क्या बोलते हैं? डूइंग वर्ड। और इसका जो है हर सेंटेंस के अंदर मेन रोल प्ले करती है। वर्ब के भी फिर डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। सपोज करो ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है, अपने साथ में, जैसे हम हिंदी से वैसे कोरिलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम कह देते हैं ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। तो जैसे मैं इसका ट्रांजिटिव का एक सेंटेंस यहां पर, ही प्लेज फुटबॉल in ground, he plays football in ground. Second example, PM inaugurated the national highway. PM inaugurated national highway. पीएम ने नेशनल हाईवे का इनॉग्रेशन यानी कि उसका उद्घाटन किया। तो यहाँ पर अपना जो है ही एक तरह से सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है वो एक डिफरेंट चीज है, प्लेज वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इन ग्राउंड ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, यानी कि फुटबॉल को कहाँ प्ले किया गया? ग्राउंड में। अब चीजों को वर्ब के कंटेक्स्ट में समझते हैं, यानी कि वर्ब को ध्यान में रख करके चीजों को समझते हैं। और जो वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेरा ये अपना खुद का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैंने वेरियस अपने क्लासमेट से भी, अपने कुलीग से भी इस चीज को क्वेश्चन नोट किया है कि
बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके अंदर से आते हैं, वर्ब से जो आते हैं। हाँ, उसका तरीका अलग अलग हो सकता है, उन सभी तरीकों को भी एक स्पेशल क्लास के अंदर हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आज जिस बच्चे ने स्टार्ट कर लिया है अपना, या फिर स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट करने की कंडीशन में है, पोजीशन में है, वो इन चीज़ों के साथ में शुरुआत कर सकता है, क्योंकि यह एक पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी इसको कहा जा सकता है। तो प्लेज वर्ब, और उसके बाद में जो फुटबॉल है उसने ऑब्जेक्ट का काम किया। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है, और फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये पूरे का पूरा जो है एग्जाम्पल ट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट मिस होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे ही ड्रिंक्स, शी कैन टॉक इजिली, मोहन क्राइज। तो जैसे ही सब्जेक्ट, ड्रिंक वर्ब है, ड्रिंक वर्ब ने अपने साथ में अपने आगे किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट नहीं लिया, तो ड्रिंक वर्ब को कैसी वर्ब कहा जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा। और साथ में जो अगला सेंटेंस, शी कैन टॉक इजीली, इसके अंदर जो सी है, जो सी वर्ड है, वह एक प्रोनाउन है, साथ में यह सब्जेक्ट है, करता है। फिर उसके बाद कैन है, कैन हेल्पिंग वर्ब एज ए मॉडल यूज हुआ है। उसके बाद टॉक है, टॉक मेन वर्ब है आपकी, और टॉक के सीधा उसके बाद में इजिली है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है, तो यह भी टॉक को क्या कहा जाएगा, TALK। टॉक को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे बच्चे, क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आप बीच में माइंड में क्वेश्चन यह क्रिएट होगा कि इन चीजों को इतना डिटेल में समझने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो इस तरह की ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, कई बार क्लोज टेस्ट दे दिए जाते हैं, पूरा पैराग्राफ और उसके अंदर भी ब्लैंक स्पेस दे दिया जाता है, उनको पूरा करना, और साथ ही साथ सेंटेंस का सीक्वेंस सेट करना दे दिया जाता है, QRST की फॉर्म में, भाई इसका सीक्वेंस सेट करो, और उसके बाद में हमें ब्लैंक स्पेस में वर्ब फिल करनी भी दी जा सकती है। तब हमें यह पता आसानी से इस बात का पता हो सकता है कि कौन सी वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेगी, कौन सी नहीं लेगी। तो इसके फिर मोहन क्राइज, तो क्राइज जो वर्ड है उसने भी यहाँ पर वर्ब का काम किया है, और जो उसके साथ में वर्ड मोहन है, मोहन सब्जेक्ट है, मोहन क्राई करता है, यानी कि क्राई के बाद किसी ऑब्जेक्ट की यहां पर नीड नहीं है, तो यह भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके साथ ही एक बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम डिस्कस करेंगे, तो इस चीज को हम नोट करके भी रख सकते हैं कि जैसे वर्ब की हमने बात की, वर्ब का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट इतना छोटा नहीं है, क्योंकि एक वर्ड है लेकिन अपने आप में पूरे के पूरे यूनिवर्स को समेटे हुए है, बहुत सारी चीजों को अपने साथ में समेटे हुए है। और जो सबसे मुख्य चीज होती है वह जो है ना एक्सप्लेनेटरी, यानी कि लार्ज स्केल पे बड़ी, उसको पढ़ना पड़ेगा हमें। जैसे वर्ब का फिर आगे हम क्लासिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सेकंड, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का जो है ना यहां पर सेंटेंस में, पूरी स्टेटमेंट में क्या रोल प्ले करती है, मेन वर्ब को सपोर्ट करती है।
मेन वर्ब को सपोर्ट करने का काम है। और उसके साथ साथ जो एक टेंस है, टेंस का पूरा जो फॉर्मेट है, जो इंफ्रा है टेंस का, उसको सपोर्ट करती है। यानी कि एक तरीके से यह टेंस की ऑक्सीजन है, जिसके बगैर टेंस का एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व जीरो है। उसी तरह से यह भी इसके बाद जो है ना हेल्पिंग वर्ब यहां पर मेन रोल प्ले करती है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यहां पर सबसे पहले एक वर्ड बी, यानी कि बीई। अब बी वर्ड देखने में बड़ा कंजस्टेड और बड़ा छोटा वर्ड लगता है, लेकिन अपने साथ में बहुत चीजों को संजोए हुए है। तो बी से सारे के सारे आपके प्रेजेंट के, जैसे इज, एम, आर। और अब पास्ट टेंस में लेते हैं तो पास्ट टेंस में बी की फॉर्म क्या हो जाएगी? पास्ट टेंस में वॉज एंड वर। और उसके साथ ही जो पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर जो इसकी फॉर्म होगी वह हम यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज, हैव आपके, और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आपका इसी का जो है वर्ब चेंज होकर के सेकंड यानी कि हैड, और फिर क्या आ जाता है? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस के अंदर इसी का जो है ना हैज, हैव, और पास्ट में हैड, और फिर फ्यूचर टेंस के अंदर इसका विल हैव, शैल हैव। ये सारी की सारी मैं बी के अंदर की जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनको डिस्कस कर रहा हूं। एक यस या नो के अंदर हम जब भी हमें जवाब लेना होता है, क्वेश्चन पूछते हैं, तो डू डज पास्ट में इसका पास्ट में क्या हो जाता है? इसी का फॉर्म डिड। और पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में इसी का हेड हो जाता है। तो ये वर्ब के अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब को यहां पर डिस्कस किया है। वर्ब के अंदर किसको डिस्कस किया है? हेल्पिंग वर्ब के अंदर। अभी इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब के अंदर एक तो इसके अंदर भी दो पार्ट हैं। जैसे पहला पार्ट क्या है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और जो सेकंड पार्ट हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। सेकंड पार्ट मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में आपकी सारी की सारी जो बी की फॉर्म है, चाहे वह प्रेजेंट में इज, एम, आर है, पास्ट में वॉज, वर है, परफेक्ट में हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव है, या फिर आपके इंटेरोगेटरी हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, हैड हैं, एज वेल एज मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज में जब हम लिसनर की, ऑडियंस की, या फिर स्पीकर की मूड की बात जब हम करते हैं तो हम उसमें मॉडल का यूज करते हैं। मॉडल्स के अंदर आपके कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, मस्ट, ये सभी आ जाते हैं। तो यहां पर मैं एक चीज इंपॉर्टेंट आपको ये बताने जा रहा हूं कि वर्ब का टॉपिक जब भी हम, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जो है मेरे एज के हो सकते हैं, मेरे से कुछ छोटे हो सकते हैं, लेकिन ये चीज आज के कॉम्पिटिटिव एज के अंदर सभी के माइंड में क्लियर है कि आज का जो ट्रेंड है क्वेश्चंस का वो किस तरीके से हो सकता है। पेपर जो सेटर हैं, जो एग्जाम एक ब्रांच है, वो बच्चे की इंटेलिजेंस को हर तरीके से चेक करने का काम करती है। और मैंने अपने स्टेट और नेशनल के जहां तक एग्जाम्स के अंदर भी कई एग्जाम और इंटरव्यूज फेस किए हैं, उसके अंदर मैंने यही पाया है कि जो ट्रेंड है वो काफ़ी मॉडरेट होता जा रहा है, खासकर
वर्ब के रिगार्डिंग भी। तो ये सारे के सारे मॉडल्स वर्ब का यहां पर यूज होता है। तो वर्ब के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, वर्ब के बाद हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एडवर्ब। एडवर्ब के अंदर आर द वर्ड्स आर दोज वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ वर्ब, क्वालिफाई एन एडवर्ब, जो वर्ब को भी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं। जैसे ही इज एक्सट्रीमली, ही इज एक्सट्रीमली एंग्री, ही इज एक्सट्रीमली एंग्री। तो यहाँ पर ही जो प्रोनाउन है, हेल्पिंग वर्ब है, एक्सट्रीमली है, एंग्री है, तो एक्सट्रीमली ने की जो है ना विशेषता बताई है। तो एडवर्ब का द सन शाइन्स ब्राइटली, सन शाइन्स ब्राइटली, जो सन है नाउन है, शाइन्स यहाँ पर वर्ब है, ब्राइटली यानी कि ब्राइट तरीके से, यानी कि ब्राइटली यानी कि चमकदार। ब्राइट ने किसको क्वालिफाई किया है? सन की। सन एक नाउन है, साइंस, साइंस SHINES वर्ब है। वर्ब की जो ना क्वालिटी किसने बताई है, उसकी क्वालिटी को किसने बताया है? ब्राइटली ने उसकी क्वालिटी को बढ़ाया है। तो ब्राइटली साइंस जो है उसका एडवर्ब है। साइंस वर्ब का एडवर्ब क्या है? ब्राइटली। The dog run fast, dog runs fast। तो कंप्लीट नाउन, द को अलग करेंगे तो डिटरमिनर्स, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। रन्स वर्ब, फास्ट रन्स को क्वालिफाई किया है, रन्स की विशेषता बताई है अपनी सिंपल भाषा के अंदर, और कोई ज्यादा इसमें ज्यादा लाग लपेट है नहीं। तो जैसे भी हम सेंटेंस को पढ़ करके देखते हैं तो एक चीज का जवाब जान लेना, एक चीज पूछ लेना कि व्हाट, कैसे, वर्ब के रिगार्डिंग क्या पूछ लेना? व्हाट। रन्स, हाउ का आंसर पूछ लेना, हाउ कैसे, रन्स कैसे तेज फास्ट दौड़ता है। राइट कैसे लिखता है? राइट स्लोली। स्पीक कैसे बोलता है? हाउ जेंटली, स्पीक जेंटली। तो हाउ और व्हाट का अगर जवाब पूछेंगे तो हमें एडवर्ब अपनी फाइंड आउट करने में आसानी होगी। और मुझे इसके साथ ही जो टॉपिक को हम थोड़ा सा कंसाइज इन चीज़ों को कर रहे हैं, क्योंकि डिटेल अगला जो सेशंस रहेगा जहाँ जहाँ भी नीड होगी उसके साथ में थ्योरी भी और साथ में प्रैक्टिकल भी। प्रैक्टिकल रिगार्डिंग उन क्वेश्चंस का सेटअप हम लेकर के आएंगे जो कम समय के अंदर ज्यादा चीजों को कवर करें। तो एडजेक्टिव के अंदर हम ऐसी चीजें जो बिल्कुल सिंपल एक सेंटेंस में हम उनको आसानी से समझ सकते हैं, जैसे ब्लैक क्लाउड्स, बार्किंग डॉग, लाइट हार्ट, ब्लैक क्लाउड, हॉर्स, हॉर्स मैंने ऊपर से मंडराना, हॉर्स अराउंड द टावर, हॉर्स अराउंड द टावर। तो ब्लैक। सी इज एन इंटेलिजेंट क्रिएचर, सी इज एन इंटेलिजेंट क्रिएचर, वह इंटेलिजेंट है। अब सी बच्चे क्या है? प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब, एन एक तरह से डिटरमिनर या जिसको हम आर्टिकल भी कह सकते हैं। क्रिएचर
क्रिएचर अपने आप में एक नाउन है, तो क्रिएचर नाउन की जो विशेषता बताई वो इंटेलिजेंट ने बताई है, तो ये इंटेलिजेंट इसका क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है, डू नॉट मेक false मोमेंट, फाल्स मोमेंट मत करो, फाल्स मोमेंट मत बनाओ, यानी कि इस तरह की हलचल, इस तरह की चीजें जो हम नकल करते हैं एक दूसरे की, तो फाल्स मोमेंट्स एक तरह से नाउन है और उसकी विशेषता फाल्स ने बताई, तो ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसके अंदर अपना सिंपल एडजेक्टिव्स हैं, और इंटेरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इम्पैथेटिक और डिफरेंट एडजेक्टिव्स हैं, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव के बाद बच्चे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो एक एग्जाम की प्रिपरेशन खासकर एचटेट के अंदर इसमें से क्वेश्चंस जो है ना मिस होता ही नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इसमें से भी ज़्यादा जो प्रेपोजिशंस में जिनमें से क्वेश्चन आते हैं, पहले प्रेपोजिशन को डिफाइन कर लेते हैं इजीली। प्रेपोजिशंस आर द वर्ड दैट टेल्स अबाउट द पोजिशन ऑफ ए वर्ड इन सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर वर्ड की पोजिशन बताते हैं, जैसे द कैट जम्प्स इनटू द वेल, जम्प्स इनटू वेल, the boy sits beside his friend, the boy sits beside his friend। तो प्रेपोजिशन का काम होता है पोजीशन बताना, तो यहां पर जो कैट है वह नाउन है, जम्प्स वर्ब, और वेल भी नाउन है, और यहाँ पर जो इनटू है वो प्रेपोजिशन है कि किस तरीके से कैट ने जंप किया, वेल के अंदर, कुएं के अंदर जंप किया। तो एक ऐसी मोशन है, एक चीज और की कुछ इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, एट, बाय, टिल, अनटिल, अनलेस, ये कुछ ऐसी प्रेपोजिशन हैं जिनके अंदर डिफरेंशिएट, यहाँ पर एक अलग स्पेशल क्लास के अंदर हम अलग अलग इनको इनटू का यूज, इन का, ऑन का, एट का अलग से सारी चीजों को डायग्राम के जरिए बताया जाएगा। तो इनटू, बाहर से जब कोई चीज मोशन करके गति से जब अंदर की ओर जाती है तो उसको इनटू वहां पर प्रेपोजिशन आता है। जैसे किसी का सेंटेंस, वन बॉय runs into the house, one boy runs into the house, तो into यहाँ पर जो है ने प्रेपोजिशन का काम किया है, यानी कि रन जो है बाहर से अंदर की ओर पोजीशन है, वो चल करके जा रहा है, दौड़ करके जा रहा है, तो उस कंडीशन में। तो इसमें फिर द ट्रेन arrives at platform number 2, arrives at platform number 2। पर्टिकुलर कुछ चीजें हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एट पोस्ट ऑफिस, होम, पर्टिकुलर जो चीजें हैं किसी खास पर्पज के लिए जो बनी होती है वहां पर एट प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। और मेनली जो एक चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है उसका भी हमारे पास यहाँ पर एक बड़ा इजी सा सॉल्यूशन है, और वो क्या है, इन और ऑन के अंदर जो डिफरेंशिएट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। अभी इन और ऑन का प्रयोग अलग अलग सेंटेंसेस में, जैसे प्लेस के लिए टाइम, जैसे डेट है कोई ऑन संडे, डे ऑफ वीक है ऑन
22 जुलाई, इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले एज ए प्लेस, प्लेस के रूप में इन और ऑन का यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इन का यूज बंद कोई भी स्पेस है, बंद कोई भी स्पेस है यानी कि एनक्लोज्ड, बंद स्पेस के लिए, जैसे वन रूम ऑफ आवर हाउस, बॉक्स, बैग हो सकता है, या फिर बास्केट हो सकती है, या फिर कोई और वेसल हो सकता है। जैसे यहां पर हम गिलास को फिगर आउट कर सकते हैं, और फिगर आउट करके यहाँ पे हम बना सकते हैं पानी। देयर इज a little water in the glass. There is a little water in the glass. तो जो ग्लास है वह तो नाउन ही आपका, लिटिल वाटर उसकी क्वांटिटी बताई गई है वाटर की, और जो इन है यानी कि वो प्लेस बताता है वाटर कहां पर है, ग्लास के अंदर। देयर आर मार्बल्स यानी कि कंचे। देयर इज ए बॉल इन द बॉक्स। उसके लिए जो इन है बॉक्स, वो एक बंद स्पेस है, एक बंद जगह है, वहां पर इन यूज करेंगे। इसके साथ साथ बॉल की पोजीशन, अगर मार्बल की पोजीशन मेज के ऊपर है या बॉक्स के ऊपर है, सपोज करो कि ये आपकी कोई टेबल है, ये आपकी टेबल है, टेबल के ऊपर आपने कुछ भी पेन रख रखा है, बंडल रख रखा है, कुछ भी रख रखा है, तो वहां पर आपका ये हो सकता है कि देयर इज अ बॉक्स ऑन दी टेबल, उसके लिए ऑन का यूज हो जाए। इससे अलग टाइम के लिए यूज हो जाता है, जैसे ईयर्स है, ईयर्स के लिए मोस्टली केसेस के अंदर इन आता है। इन 2002, इन 2025, मंथ्स के लिए भी इन फेब्रुअरी, इन मार्च। अब जब भी बात आती है डेट्स की, यानी कि जब दिन होते हैं महीने के लिए, उनके लिए हम ऑन का यूज कर सकते हैं। ऑन 15th of अगस्त, ऑन संडे, यहाँ पर ऑन मंडे, हम इनके लिए ऑन प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा डिटेल में और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ में हम इसको एक अच्छे तरीके के साथ में हम इसको भी आगे फिर क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का ये सेशन इसमें इंट्रोडक्टरी सेशन है। इसके बाद आ जाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन एज लिंकर वर्ड्स, जो डिफरेंट वर्ड को, फ्रेज को, क्लोजेस को जोड़ने का काम करते हैं। कंजंक्शन क्या काम करते हैं? डिफरेंट वर्ड को जोड़ने का काम करते हैं। वर्ड जैसे राइस एंड करी, राम एंड श्याम, डे एंड नाइट, रमेश एंड रोहित, ब्रेड एंड बटर। यहां पर जो एंड ने काम किया है वह एक कंजंक्शन का काम किया है। इसके साथ साथ जैसे हम और सेंटेंस ले लेते हैं कंजंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए भी he said, इनडायरेक्ट स्पीच में कंजंक्शन दैट, he said that
he said that he was passed in एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर दैट ने जो काम किया है वो एक कंजक्शन का काम किया है। जैसे एज यू सो, SOW, एज यू सो शैल यू रीप। यहाँ पर कंजक्शन एज सो। जैसे मैंने बताया कि कंजक्शन का काम क्लोज को भी जोड़ना होता है, फ्रेज को भी जोड़ना होता है, वर्ड को भी जोड़ना होता है। वर्ड का तो सबको क्लियर है। अब दूसरी चीज आ जाती है फ्रेज। फ्रेज क्या है? कंप्लीट सेंटेंस ना होकर के सेंटेंस का एक पार्ट है। जैसे इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, besides the article, ये सभी के सभी फ्रेज हैं। इसके अंदर एज यू शो, यह भी एक फ्रेज का पार्ट है। इसके अंदर एज यू शो। और फ्रेज के अंदर एक आपकी मेन जो आइडेंटिटी क्या होती है कि फ्रेज कंप्लीट सेंटेंस ना होकर के सेंटेंस का पार्ट होता है और यह कंप्लीट मीनिंग को नहीं बताता। इसका मीनिंग हमेशा अधूरा होता है। तो अभी आगे के साथ साथ हम फिर इंटरजेक्शन, अगला टॉपिक क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के अंदर हमारे कुछ साइंस होते हैं जिसके अंदर हम अपनी सडन फीलिंग्स को, चाहे वह फीलिंग हो सकती है अपनी हैप्पीनेस की, खुशी की हो सकती है, दुख का भाव हो सकता है, या हमारा हेट नफरत का भाव हो सकता है, या फिर और भी फीलिंग्स को एक्सप्लेन यहाँ पर करने के लिए हम कुछ सर्टेन वर्ड्स को और साइंस को यूज करते हैं। जैसे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में आपके जो साइन रहेगा, जैसे हम सेंटेंस ले लेते हैं, व्हाट अ वंडरफुल सीन, व्हाट अ वंडरफुल सीन। ये इस तरह से यहाँ पर इंटरजेक्शन एक तरह से यह सरप्राइज बताता है। ये सेंटेंस क्या बताता है? सरप्राइज को शो करता है। यहाँ पर इंटरजेक्शन का यूज हुआ है। उसके साथ साथ हुर्रा, जैसे आपने कोई अचीवमेंट ले ली है, आई हैव पास्ट, हुर्रा आई हैव पास्ट नीट एग्जाम, वी हैव वोन दी मैच, हुर्रे वी हैव वोन दी मैच। इसके अंदर आपका जो है ना एक तरह से ब्रेवरी का भाव भी हो सकता है, ब्रेव। मार्च अहेड, जैसे कैप्टन अपने सोल्जर्स को कह रहा है कि मार्च अहेड, आगे बढ़ो, तो यहाँ पर हो सकता है। अगर आपकी कोई चीज गुम हो जाती है, आपसे दूर हो जाती है, तो उसको हम दुख के साथ व्यक्त करते हैं, या फिर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते किसी चीज के अंदर, तो हम उसको अलास यानी कि एक तरह से सोरो, दुख के साथ हम एक्सप्लेन करते हैं। अलास I have scored poor marks, I have scored poor marks, इस तरह से। और के साथ साथ फिर हुर्रा, अलास, ब्रेवो आ गया। या फिर आप एक तरह से हर्ष, उफ, ओह, सडन एक्सप्रेशन के साथ जब आते हैं, तो हर्ष के अंदर हम किसी को चुप करने का सिंबल करते हैं,
द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग। तो इसके अंदर हम हर्ष है, यह भी एक एक्सक्लेमेटरी है, यानी कि एकदम से सडन फीलिंग है, और इसको भी इंटरजेक्शन की कैटेगरी के अंदर हम लेते हैं। हाँ, इसके अंदर वर्ब, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के मुकाबले इसमें से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे भी सीईटी का जो सेटअप है, एचएसएससी, एसएससी का सेटअप है, तो इसमें से 15 या 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का 2 का मार्जिन डेफिनेटली रहता है, इसमें कोई शक नहीं। अभी हमने 8 टॉपिक्स पार्ट ऑफ स्पीच के हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक टॉपिक और है जिसको जनरली हर एक टेस्ट के अंदर उसको प्लेस किया जाता है, वह है डिटरमिनर्स। और डिटरमिनर्स के अंदर जो मेनली है वो है आर्टिकल। डिटरमिनर्स के भी वैसे अलग से पार्ट है, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की इसकी कोई नीड है नहीं डिटरमिनर्स के बारे में, क्योंकि कुछ चीज़ें अंडरस्टूड हैं। आर्टिकल टॉपिक को इंपॉर्टेंस देकर के अलग से क्लियर करवाया जाता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस का जो परसेंटेज है वह है ज़्यादा रहता है आर्टिकल से। तो आर्टिकल में इसमें आर्टिकल आ जाते हैं, और फिर इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स आ जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव आ जाते हैं, क्वालिटेटिव आ जाते हैं, क्वांटिटेटिव आ जाते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, फिर इनके प्लूरल दीज, दोज, सच, ये सब आ जाते हैं। जैसे दिस इज अ रिमार्केबल प्लेस, यहां पर जो दिस है उसने डिटरमिनर का काम किया है। डिटरमिनर सिंपली हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस को के बारे में या फिर सेंटेंस में आए हुए नाउन के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं। और डिटरमिनर का अगर हिंदी अनुवाद पे जाएं तो निर्धारक शब्द जिनको कहते हैं, तो वो ये होते हैं। क्वांटिटेटिव के अंदर, क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स के अंदर हमारे आ जाते हैं जैसे फ्यू, संख्या को बताने के लिए नंबर को, लिटल, मात्रा को बताने के लिए कि कितनी क्वांटिटी है, जैसे a few people, a few people, a few things, a few boys, a few marks। इससे एग्जाम के अंदर अलग अलग इसी के फॉर्मेट से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैसे इसका जो है बेस वर्ड है फ्यू, और इसमें फिर ए फ्यू, इसी में ए फ्यू, फिर द फ्यू, इनकी अलग अलग कैटेगरी है। फ्यू जैसे संख्यावाचक है, संख्या के बारे में बताता है, तो फ्यू संख्या के बारे में बताता है, और इसके साथ साथ जो लिटिल है वह मात्रा के बारे में बताता है। अ लिटिल मिल्क, अ लिटिल वाटर, लिटिल वाटर, द लिटिल। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो हमने क्लियर कर लिया। अलग से इसका क्लासिफिकेशन इस तरह से भी बताया जा सकता है कि जैसे एफ यू है, एफ यू बताता है कि चीज थोड़ी मात्रा में है, लेकिन है जरूर। क्यू क्या है? चीज, क्यू शुगर, क्यू मिल्क, क्यू मार्बल, क्यू पेंसिल, यानी कि चीजें क्या है, ना के बराबर है, ना के बराबर। फर्स्ट प्लेस पे आया एफ यू, चीजें हैं फ्यू,
कम है। फिर ए हटाया फ्यू, चीजें ना के बराबर हैं, और थर्ड प्लेस पे द फ्यू। इसी की कंडीशन में द फ्यू चीजें हैं वो सारी, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यहां पे ले सकते हैं, देयर इज द फ्यू पीपल, द फ्यू स्टूडेंट, देयर इज द फ्यू स्टूडेंट्स, so the class is going on, so the class is going on। कुछ स्टूडेंट हैं लेकिन फिर भी और क्लास को चलाने के लिए वो स्टूडेंट काफी हैं। लिटल, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली हैं, लेकिन लिटल यहां पर मात्रा को बताता है। लिटल किसको बताता है? मात्रा के बारे में बताता है। जैसे कुछ चीजों को हम गिन नहीं सकते तो उन चीजों को हम माप सकते हैं, उन चीजों का आंकलन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो वहां पर लिटल ग्रेन, लिटल वोटर, लिटल वोटर, लिटल शुगर, ये चीजें क्वांटिटी में आती हैं। और बाकी ए लिटल लगने के बाद में चीजें हैं कम मात्रा में है, द लिटल लगने के बाद में चीजें हैं वो जितनी अवेलेबल हैं वो सारी। तो द लिटल का एक एग्जाम्पल यहां पर हम कर लेते हैं। द लिटल का एग्जाम्पल, द लिटल grain is enough for, the little grain is enough for my cooking, लिटिल मिल्क मेरी कुकिंग के लिए काफ़ी है, यानी कि जितना है उतने में से सारा। तो ये हमने जो है ना डिटरमिनर्स किया। अब इसके बाद में जो एक हमारा रह जाता है वो रह जाता है आर्टिकल। आर्टिकल एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में, ब्रॉड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा व्यापक, एक तरह से खुला, बहुत सारे इसके अंदर अलग अलग तरह से हम यूज करने के लिए सेंटेंस मिल सकते हैं, जिसके अंदर दो इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हमारा आर्टिकल आ जाता है जो है ना द, इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आ जाता है ए एन। डेफिनेट आर्टिकल जो द है उसका जो यूज है पर्टिकुलरली किसी स्पेशल चीज के लिए, और चीजें अपने आप में जो यूनिक हैं, अलग सी चीजें हैं दुनिया के अंदर, जैसे सोलर प्लेनेट है, डिफरेंट प्लेनेट है, और माउंटेन पीक्स हैं, रिवर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जैसे द माउंट मैकालू, माउंट कंचनजंगा, द ट्रिब्यून, द रामायणा, द भगवत गीता, द न्यू हेराल्ड। ये सारे के सारे जो न्यूज़पेपर के, रिवर्स के जो यूनिक सी चीज़ों के नाम हैं, इनके साथ उनको स्पेशल दिखाने के लिए दा का यूज किया जाता है। ए और एन का यूज मेन रूप से डिपेंड करता है साउंड के ऊपर। जैसी साउंड होती है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर स्पीकिंग की जब बात आती है तो सारा का सारा जो फोकस है वह साउंड के ऊपर रहता है, और साउंड में आप तब तक देख सकते हैं कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ अ साउंड, टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, वन इज वोवल एंड सेकंड इज कॉन्सोनेंट्स। वोवल और कॉन्सोनेंट से समझते हुए हम फिर ए और एन के टॉपिक पे आगे बढ़ सकते हैं। तब तक आप इसके बारे में विचार कीजिए।
तो स्टूडेंट जैसे भी द के बारे में बताया जाता है, डेफिनेट यानी कि चीजें पर्टिकुलर अपने आप में, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, द कैमल इज कॉल्ड द चिप ऑफ द डेजर्ट, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो उनको खास बनाती हैं। द लग करके वो चीजें पर्टिकुलर या खास हो जाती हैं। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, भी यहां पर हम आगे कर सकते हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक। द सन राइजेज इन द ईस्ट, कोई भी रिलीजियस बुक है, कोई भी फेमस बुक है, उसके साथ में भी आ सकता है। जैसे फेमस बुक का हम नाम ले सकते हैं, द 12th नाइट, ट्वेल्थ नाइट विलियम शेक्सपियर जो प्ले राइटर है, उसकी एक बुक है प्ले राइट की, तो उसको नाम के साथ में भी हमने द लगाया क्योंकि वो बुक स्पेशल है। द रामायण, द भगवत गीता, द कुरान, द बाइबल, द ओल्ड टेस्टामेंट, इन सब के साथ में द लगता है। और फिर जो ए और एन का यूज है वो फिर वोवल और कॉन्सोनेंट के साउंड के ऊपर, मेनली साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए भी हम ये सोच रहे हैं कि अलग से कुछ ऐसा कंटेंट, कंसाइज मीन्स कि थोड़े में गागर में सागर, यानी कि ज्यादा चीजें ना पढ़नी पड़े, थोड़ी चीजों में से ही हम निकाल करके वो अंदर यहाँ पर हम लेकर के आए। तो उस कंसाइज चीजों को हम सामने लेकर के आ रहे हैं क्योंकि अपने एग्जाम डेज के अंदर हमने वो सारी चीजें इकट्ठी भी करी है और उन सारी चीजें हमने देखी हैं कि क्वेश्चन का पैरामीटर कहाँ तक हो सकता है, और शायद इन्हीं चीज़ों ने हमें मार्क्स भी दिलवाए हैं। कि हम कह सकते हैं एक एग्ज़ाम के अंदर तो आप बिलीव नहीं करोगे कि अकेला ग्रामर के ऊपर मेरे को इतना ज़्यादा भरोसा था जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया कि यहाँ से मेरे मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। पेपर जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था तो उसी टाइम मेरे को यह एहसास हो गया था कि इसके अंदर से स्कोर अच्छा जाने वाला, क्योंकि उसके पीछे एक अच्छे मार्गदर्शन के अंदर तैयारी थी। और बाकी चीज़ें फिर क्या थी, कुछ चीज़ें बाकी पढ़े हुए में से आ गई और एग्ज़ाम अच्छा निकल गया और फाइनली वह जो है ना टारगेट एक एग्ज़ाम बना और उसमें जो है ना उसने फाइनली जॉब के अंदर सिलेक्शन भी करवाया। तो एक बड़ी उम्मीद और एक बड़ी आस और विश्वास के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ कि अगर जर्नी में लंबा चलना है, अगर चीज़ों को समझ करके चलना है, तो बेसिक चीज़ों को कभी भी इग्नोर हमने नहीं करना है। और अगर आपके साथ में छोटी छोटी चीज़ें जुड़ करके आपका खुद का ही कंटेंट इतना हो जाता है तो कोई भी एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर से एग्जामिनर आपसे पूछेगा। इसमें डिटरमिनर्स के अंदर हमने आर्टिकल टॉपिक करके हम अभी आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल हर एग्जाम का वो हिस्सा है, और मैं आपकी पीके टेस्टिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर आपकी पीके टेस्टिंग चल रही है, तो आप गैस कीजिए कि वो क्या हो सकता है। अभी कोई आपके सामने कुछ बात बोले और उस बात को फिर आप सुनो और फिर उसी सेम बात को आप किसी थर्ड पर्सन को या फिर अपने फ्रेंड को या फिर कहीं पर जा करके बताओ, एक्सप्लेन करो, तो फिर आप किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करोगे और वह कौन सा टॉपिक हो सकता है, इसको सभी एक बार इसके ऊपर गौर कीजिए, इसके बारे में सोचिए। मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपने स्टूडेंट्स के व्यू चाहिए। अपने स्टूडेंट्स के व्यू
यहाँ पर व्यू का मतलब देखने से नहीं है, एक व्यू का मतलब होता है अपना विचार, ठीक है ना। व्यू मैंने विचार भी होता है, व्यूज यानी कि विचार, ठीक है। मुझे तुम्हारी इसके अंदर थिंकिंग चाहिए, तो कि सर इसके अंदर हम जैसे एक्सप्लेन करना होता है, कोई चीज़ डायरेक्ट हमें बोल दी जाती है और उसको फिर चीज़ को हम इनडायरेक्ट तरीके से जा करके कहीं बताते हैं, तो वह टॉपिक कौन सा है। और इंट्रोडक्शन के बाद मुझे लगता है कि जो ये टॉपिक है ये सबसे क्रूशियल टॉपिक है, जो हर एग्जाम का एक हिस्सा है। मैं पिछले एग्जाम्स को ही गो थ्रू कर रहा था, देख रहा था, तो वहाँ से मुझे एच टेट के भी और सी टेट के अंदर इंग्लिश ग्रामर 15 से 18 मार्क्स के बीच में रहने वाली है, तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन यहाँ से भी मिले। तो वह टॉपिक है आपका नरेशन। वह टॉपिक क्या है? नरेशन। यानी कि नरेशन का मतलब होता है टू नरेट। सिंपल उसमें आ जाते हैं, टू नरेट, वर्णन करना, एक्सप्लेन करना उन चीजों को। अभी तुम बोलोगे कि सर एक्सप्लेन कैसे? एक तो हम एक्सप्लेन करते थे कोई भी विषय प्रसंग व्याख्या, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, एक तो ऐसे होता था। तो सर उसको हम एक्सप्लेन करें कि पानी रखना चाहिए, पानी का मतलब ये होता है, पानी भी होता है जो है ना रिस्पेक्ट भी होती है, इज्जत भी होती है, ये सब सर एक्सप्लेन करना है। तो इसके अंदर हम, आपने एक चीज सुनी होगी कि कोई जब बात बोलता है तो वह उसकी बोली हुई बात हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर उसको रख लेते हैं। मान लो किसी ने बोला आई वॉन्ट योर हेल्प, आई वॉन्ट योर हेल्प। स्टूडेंट बीच बीच में अपने आप को जो ना एनर्जेटिक करते रहिए। ये नरेशन की जो क्लास है इंट्रोडक्शन के बाद में, यह बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो भी यहाँ पर आपकी संभावनाएं हो सकती हैं, क्वेश्चंस की संभावनाएं हो सकती हैं, पेपर के अंदर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, उसको मैं सभी को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। आई वॉन्ट योर हेल्प, और इसकी स्टेटमेंट हम कंप्लीट लिख सकते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई वॉन्ट योर हेल्प। अब ये सेंटेंस है, तो इसको अभी सभी एक बार देखें और यह भी मुझे बताएं कि यह कौन सी स्पीच है। आप इसको कौन सी स्पीच बोलेंगे? पता कर लिया? नो नीड में, दिस इज सफिशियंट। नरेट। अभी एक आपको है ना एक कहावत सुनाते हैं। कहावत क्या हो सकती है? लोकल असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन चला हुआ था, अलग अलग लीडर्स अपनी कन्वेंसिंग कर रहे थे, और उन दिनों हरियाणा के नेता देवीलाल भी अपनी पॉलिटिकल कन्वेंसिंग कर रहे थे। तो लगातार जब वो अपने कार्यक्रम कर रहे थे राजनीति के, तो उस दौरान उनकी लगातार जनसभाएं करने से उनकी सेहत, उनको जो है ना दिक्कत हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, वो अच्छे से बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन जनसभा करनी थी, तो वो लोगों के सामने जाते हैं जनसभा में, और वहां पर अपनी चीजें, अभी जो है ना किसी मिस डिस्क्रिप्शंस की वजह से अब क्लास को एक बार हम होल्ड कर रहे हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से सुना, इसके लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।